पवन वाकेकर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सेफ हो। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चों का बोलना था, सर प्लीज आप 10th स्टैंडर्ड के वीडियो स्टार्ट करो, 10th पार्ट साइंस 2 के वीडियोस लो, 11th के लो। तो दोस्तों, अब आपका इंतजार हुआ खत्म। आज से हम शुरुआत करेंगे 10th साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर से। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जिन्होंने पहले के वीडियोस नहीं देखे 12th स्टैंडर्ड के, उनके लिए मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है शुभम अग्रवाल। मैंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री में किया है बेंगलोर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने कुछ टाइम बायजूस में काम किया है एज अ कंटेंट डेवलपर। उसके बाद में मैं अभी एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। और दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। 12th का बायोलॉजी में पढ़ा ही रहा हूँ पवन वाक एकेडमी में। आप सभी के, आपके बड़े भाइयों को वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें बड़े पसंद भी आ रहे हैं। आप सभी ने भी वीडियोस देखे ही होंगे। और अब से हम 10th का साइंस का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा ब्रीफ इंट्रो। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से हम 10th साइंस पार्ट 2 लेने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बना के बड़े कमाल की वीडियोस बनाइए। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको पढ़ने में मजा आए, आपके फैक्ट्स क्लियर हो, आपको कंसेप्ट समझ आए और आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगे बायोलॉजी। ठीक है, बहुत धमाकेदार होने वाले हैं हमारे आगे की वीडियोस, आगे के सेशंस, तो देखते रहिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आपके अच्छे लाइक देते रहिए और साथ ही साथ आपके अच्छे कमेंट्स करते रहिए। सजेशंस और कमेंट्स, डाउट्स हमेशा वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही बढ़िया चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। दोस्तों, आपको थोड़ी आइडिया होंगी आई गेस, हेरिडिटी क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई है हेरिडिटी। अगर नहीं भी आइडिया है तो कोई टेंशन मत लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा। हेरिडिटी, वर्ड हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर पास ऑन होना। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं उसे हेरिडिटी बोला जाता है। अब कैरेक्टर क्या होते हैं? जैसे हमें फिनोटिपिक कैरेक्टर, जैसे अपन दिख रहे हैं वैसे, उसके साथ में बिहेवियरल, मेंटल कैरेक्टर्स, यानी कि आपके पापा, आपके पेरेंट्स, आपकी मम्मी जैसे दिखते हैं, कुछ हद तक आप भी वैसे सिमिलर लगते हो। आपका नेचर पे आपके पेरेंट्स से मैच करता है। तो ये जो कैरेक्टर है आपके पेरेंट्स से आप में आए, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हेरिडिटी हुआ। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं तो उसे हेरिडिटी बोला जाता है। लेकिन एक और चीज है दोस्तों, क्या आप आपके पेरेंट्स से एग्जैक्टली मैच करते हो? क्या आप आपके पापा की जैसे ही दिखते हो पूरे, या फिर आपके मम्मी की जैसे दिखते हो पूरी तरह से? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। हेरिडिटी तो हो रही है, कैरेक्टर पास ऑन तो हो रहे पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग तक, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। तो उन चेंजेस को हम वेरिएशंस बोलते हैं। तो ये थी डेफिनेशन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। आई होप आपको हेरिडिटी समझ में आ गया, वेरिएशन भी आ गया। तो भी हेरिडिटी होती किसकी वजह से? ऐसा क्या पास ऑन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में? तो वो है जीन्स। क्या पास ऑन हो रहा है? जीन्स। आपने जीन्स के बारे में पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में? नहीं पढ़ा है? टेंशन मत लीजिए। डीएनए पता है आपको क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये होता है जेनेटिक मटेरियल हमारा। और डीएनए इस टाइप का कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। आपने ऐसा कुछ देखा ही होगा। ऐसा बहुत लंबा होता है, इसके बीच में बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, इस टाइप का डीएनए होता है। तो दोस्तों, इसका जो फंक्शनल सेगमेंट है, कुछ इतना पार्ट या इससे बड़ा पार्ट, उसे हम जीन्स बोलते हैं। और ये जो है लंबा चलने वाला है, ऐसे ऐसे चलते रहेगा आगे, ये रुकेगा नहीं, ये आगे कंटिन्यू रहेगा, इसे हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए का पार्ट जीन होता है। डीएनए बहुत लंबा है, उसमें का काम का जो पार्ट है उसे जीन्स बोलते हैं। जो कोड करता है उसे जीन बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है डीएनए और जीन्स के अंदर। डीएनए बहुत लंबा होता है दोस्तों। तो डीएनए इतना लंबा स्ट्रक्चर है, तो उस लंबे स्ट्रक्चर में जितना पार्ट काम का है उन्हें हम जीन्स बोलते हैं। बस इतना याद रखो। जीन्स भी डीएनए, लेकिन काम के डीएनए को जीन्स बोलते हैं, बिना काम के डीएनए को जीन्स नहीं बोलते। इतना याद रखिए। तो दोस्तों, ये डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन कैसे होता है? ये होता है पास ऑन क्रोमोसोम की फॉर्म में। मैं बहुत आराम से सभी डेफिनेशंस क्लियर करूंगा, हिंदी में समझाऊंगा। बिल्कुल भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। ये अभी मैं आपको 9th स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़े उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
क्रोमोसोम के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो ये क्रोमोसोम होते क्या है? आपने कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में। इसे क्रोमोसोम बोलते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, इसी के ये काय का बना होता है? डीएनए का। ये जो डीएनए दिख रहा है आपको लंबा सा, समझ लीजिए एक धागा है। धागे को आपने, ये ऐसा धागा इस टाइप का न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है जनरल सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। इसको आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करना है। तो आपने क्या किया, ये धागे की रील ली, धागे को इस तरीके से गूंथते गए गूंथते गए गूंथते गए गूंथते गए, गूंथने के बाद में आपने ऐसे गूंथते गए, बांधते गए धागे को कुछ इस तरीके से, ऐसे बांधते 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 कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया, और इसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। काय का बना है? डीएनए का ही बना। बस डीएनए को प्रॉपरली कॉइल किया, गूंथा। धागे की रील कैसे गूंथे हुई होती है, उसी तरीके से गूंथते गए। वो गूंथने के बाद में जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ कुछ ऐसा, उसी को हमने क्रोमोसोम बोला है। ठीक है, काय का बना है? डीएनए का प्रेजेंट है। डीएनए पहले बस धागा था, बिखरा हुआ धागा, उसको गूंथ लिया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना था या फिर सेल डिवीजन होना था, तो उसको उस धागे को गूंथ दिया, तो उसी को क्रोमोसोम बोला है। इतनी ही चीज है। इस बस फर्क इतना होता है, ये जो डीएनए है इसके साथ में प्रोटीन्स कुछ ऐड हो जाते हैं क्रोमोसोम में। ये है आपका क्रोमोसोम। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज थी आपके जेनेटिक मटेरियल के बारे में, डीएनए के बारे में। अब एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? तो इसका आंसर है नहीं, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन है वायरसेस में आरएनए। अभी तो वायरसेस के नाम बहुत सुन रहे होंगे आप, पूरा दिन भर लॉकडाउन, वायरस, कोरोना। तो हो क्या रहा है दोस्तों? कोरोना एक वायरस है। वायरस क्या होता है? आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वायरस के बारे में भी दे देता हूँ। वायरस जो होता है दोस्तों, बॉडी के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग होता है। ये सबसे बड़ी खास बात होती है वायरस। अगर वायरस बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है और कुछ भी नहीं है, प्रोटीन है प्लस जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल इक्वल्स टू वायरस। बस प्रोटीन है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसी को वायरस बोलते हैं। कोरोना वायरस भी वैसा ही है। कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, कुछ का आरएनए होता है, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर आरएनए एक्सेप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि बॉडी के बाहर वो नॉन लिविंग है। जैसे ही बॉडी के अंदर चला जाता है, जैसे ही इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी के अंदर वायरस एंटर करता है, वो लिविंग फॉर्म में हो जाता है, वो अपनी कॉपीज बनाने लगता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जाने के बाद में उसे जो रेप्लिकेट होने के लिए, उसे अपनी कॉपीज बनाने के लिए जो चीजें मिलती है वो बॉडी के अंदर मिलती है। ठीक है, उसके बाद वो लिविंग बनता है। तो ये था वायरसेस के बारे में। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एक्सेप्शन है वायरस जिनके अंदर आरएनए भी होता है। बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल किसे बोलते हैं? वो मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है और हेरिडिटी कॉज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं आ रहा है, मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको आगे की चीजें टेक्स्ट बुक के हिसाब से समझ आए। ठीक है, बहुत अच्छे से जाएंगे। पसंद आ रहा है वीडियो, डेफिनेटली लाइक करना। कमेंट सेक्शन में डाउट्स या फिर आपके सजेशन और आपको वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलना। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन का नाम सुना आपने कभी? दोस्तों इवोल्यूशन उसे बोलते हैं ग्रेजुअल चेंज आता है। मैं एक मिनट हटा देता हूं। ठीक है, इवोल्यूशन किसे बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंज आता है, टाइम के हिसाब से चेंज आते जाता है, चेंजेस के हिसाब से इवोल्यूशन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर चेंजेस होते जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, धीरे 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 चेंजेस हो रहे हैं, उसी चीज को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में इवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी बहुत स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेज के अंदर, लाखों सालों पहले, हजारों साल पहले एक सेल आया जिसे हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। यूनिसेल्यूलर था वो, सिर्फ एक ही सेल था। उसके बाद में इवोल्यूशन होता गया, फिर ये मल्टी सेल्यूलर होते गए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल का है तो उसे हम मल्टी सेल्यूलर बोलते गए। उसके बाद में यूकैरियोट्स आए,
आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रॉपरली जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए बहुत प्रिमिटिव होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो मेम्ब्रेन्स है वो जो ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, जो सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो बाकी के न्यूक्लियस है वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है, बाकी के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का। तो पहले स्टार्टिंग के टाइम पे प्रोकैरियोट आए, यूनिसेल्युलर थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया यूकैरियोट्स आए। तो ग्रेजुअल चेंज हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। अभी हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स मंकी थे, तो हुआ क्या दोस्तों, मंकी थे, उसके बाद में फिर और धीरे धीरे चेंजेस आते गए और उसके बाद में हम यानी कि होमो सेपियंस आए। ठीक है, तो हम कब आए, मंकी से आए। तो मंकी के अंदर क्या हुआ, चेंजेस आते गए, उससे हम इवोल्यूशन बोलते हैं। समझ आया दोस्तों? इन डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। तो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं क्या है। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एक्टिविटी टाइप दिया है, 9th स्टैंडर्ड के अंदर जो चीजें पढ़ी उसी को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है पहला सवाल, विच कंपोनेंट ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी हेरिडिटी कैरेक्टर्स। न्यूक्लियस में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स कैरी कर रहा है। हेरिडिटी कैरेक्टर्स मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने वाले कैरेक्टर। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उसका आंसर है डीएनए। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है जो कि हेरिडिटी मटेरियल है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। पेरेंट से प्रोजेनी यानी कि ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाले फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर है हेरिडिटी। हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी इज नथिंग बट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इस बारे में भी आप पहले पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दोस्तों डीएनए जो बना होता है ना, फॉस्फोरिक एसिड प्लस डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसेस, इन सब चीजों का बना होता है। तो दोस्तों डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, कार्बन का होता है। राइबोस का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन से बना हुआ शुगर। 5 कार्बन से बना हुआ शुगर को हम राइबोस शुगर बोलते हैं। तो वो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है दोस्तों, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन ऐसा ऊपर होता है। ठीक है, इस टाइप के 5 कार्बन से बना हुआ ये पेंटोज शुगर होता है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये हो गया राइबोस शुगर। ये स्ट्रक्चर राइबोस शुगर है। और दोस्तों यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो OH है उसमें से ये अगर O हट गया, O रिमूव हो गया, तो उसे हम डीऑक्सीराइबो बोलेंगे। ये अभी राइबोस शुगर है। अगर हमने यहां से ऑक्सीजन को हटा दिया तो ये बन गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये स्ट्रक्चर को हम डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं होना। तो अगर सेकेंड नंबर के कार्बन पे, सिर्फ सेकेंड नंबर के कार्बन पे OH प्रेजेंट है, उस OH में से ऑक्सीजन हटा दिया और सिर्फ H प्रेजेंट रहा, तो उसको हम डीऑक्सीराइबोस बोलेंगे। राइबोस का क्योंकि 5 कार्बन से बना हुआ शुगर मॉलिक्यूल है, तो डीऑक्सीराइबोस शुगर। ऑक्सीजन हट गया तो डीऑक्सी। समझ आया दोस्तों? बहुत बेसिक से बहुत सिंपल सा पढ़ा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मुझे पता है आप 10th के स्टूडेंट है, आपको इतना डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आए। तो बहुत आराम से बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूं। डाउट है, समझ नहीं आ रहा तो पूछिए और टेंशन मत लीजिए कोई चीज का। तो इसके साथ में ये आपके सिलेबस में आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसकी रिवीजन करवा रहा हूं। अभी तक हम इन डिटेल चैप्टर की शुरुआत नहीं की है। ठीक है, साथ ही साथ में इसको फॉस्फोरिक एसिड आता है। यहाँ पे
5th कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड अटैच। मैं इसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इधर फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है और फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। यहां पे इस कार्बन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? सिंगल कंपोनेंट ऑफ डीएनए। जैसे डीएनए की ये जो सीरीज है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है और उसके अंदर पेयरिंग हो रही है। उसके बाद होगा ये पहला न्यूक्लियोटाइड, फिर ये दूसरे से अटैच रहेगा, फिर तीसरे से अटैच रहेगा। इस तरीके से लंबी चेन बनती जाएगी डीएनए की। ठीक है, तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है। तो अब हम बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस होते क्या है। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स नाम के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन, एक सेकेंड, गुआनिन, ये दोनों प्यूरिन्स है। पिरिमिडिन्स कौन से आते हैं? थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है दोस्तों, डीएनए में नहीं। तो डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं? थायमिन, साइटोसिन। ठीक है, और थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है, आरएनए में नहीं। तो दोस्तों एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरिन्स है, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल ये पिरिमिडिन्स है। ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन। प्यूरिन्स के टाइप एडेनिन, गुआनिन, पिरिमिडिन्स के टाइप थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल। थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है, याद रखने की चीज। तो ये था आपका स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन डीएनए के बारे में। तो अब आप इसका आंसर दे सकते हो। कंपोनेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, बेसिक कंपोनेंट क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये क्या है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब ये पहला स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड से बना हुआ स्ट्रक्चर है। हेलिकल है। हेलिकल मतलब ये हेलिक्स फॉर्म कर रहा है। देखो ऐसा, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा, उसे हम हेलिक्स बोलते हैं। तो हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो गोल घुमा हुआ स्ट्रक्चर है ना, एक दूसरे के अंदर गुथा हुआ गोल, तो उसे हम हेलिक्स बोलते हैं। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड है। पहला स्ट्रैंड देखो, ये ग्रीन से निकल रहा है 5 प्राइम, ये ऐसा जाके 3 प्राइम पे खत्म हो रहा है। ये पहला स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड ये 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है, 5 प्राइम पे खत्म हो रहा है। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर दो स्ट्रैंड से बना हुआ है। इसका एक हेलिक्स जो है यहां से लेके यहां तक, ये एक हेलिक्स है। ये फर्स्ट टर्न से लेके पूरा कंप्लीट टर्न वही पोजीशन पे आने तक हम उसे फर्स्ट हेलिक्स बोलते हैं, जिसका लेंथ है 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 पावर 9 मीटर। ठीक है, इतना छोटा होता है डिस्टेंस, आप समझ सकते हो। यानी कि 3.4 इंटू 10 पावर -9 मीटर, इतना छोटा हेलिक्स होता है। और ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये इसके बीच का डिस्टेंस 0.34 बता रहा है। ये एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में का डिस्टेंस, ये पहला न्यूक्लियोटाइड पेयर है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड पेयर है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। अब आप मेरे को बता सकते हो, अगर इन दोनों का डिफरेंस 0.34 नैनोमीटर है, इन दोनों का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है, तो एक हेलिक्स के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे? बहुत सिंपल है, 0.34 इंटू 10 नैनोमीटर इक्वल्स टू 3.4 नैनोमीटर। देखिए दोस्तों, एक न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, तो 10 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस कितना आएगा? 3.4 नैनोमीटर। यानी कि एक हेलिक्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। समझ आ रहा है? 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। ये जो पेयरिंग होती है ना, उसे हम बेस पेयर बोलते हैं। क्यों? न्यूक्लियोटाइड बेस है, उनकी पेयरिंग हो रही है, तो न्यूक्लियोटाइड का बेस लिया हमने, बेस पेयर। ठीक है दोस्तों, आपने देखा ही होगा, यहाँ पे मैंने बताया कि एडेनिन क्या था, मैं आपको पिछले स्लाइड में बताया, प्यूरिन था। गुआनिन भी क्या था? प्यूरिन था। साइटोसिन क्या था? पिरिमिडिन था।
और थायमिन भी पिरिमिडिन था। तो इसके ऊपर से समझ जाइए प्यूरिन्स पिरिमिडिन के साथ बाइंड करते हैं, लेकिन एडेनिन थायमिन के साथ ही बाइंड करेगा। एडेनिन कभी भी थायमिन के साथ ही बाइंड करेगा और इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ग्वानिन जो कि प्यूरिन है वो साइटोसिन जो कि पिरिमिडिन है उसी के साथ बाइंड होगा। ग्वानिन कभी भी साइटोसिन के साथ ही बाइंड होगा और इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ए हमेशा टी के साथ बाइंड होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, जी हमेशा सी के साथ बाइंड होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये दोनों क्या है? प्यूरिन। ये दोनों क्या है? पिरिमिडिन। ठीक है, इस तरीके से बेस पेयरिंग हो रही है। ये पहले स्टैंड पे प्रेजेंट है, ये दूसरे स्टैंड के ऊपर प्रेजेंट है, दोनों के बीच में पेयरिंग हो रही है और इस टाइप का डीएनए फॉर्म हो रहा है। देखो बेस पेयरिंग होने के बाद फॉर्म हो रहा है। येलो एडेनाइन था, ग्रीन पिरिमिडिन था, देखो उस तरीके से फॉर्म हो रहा है। समझ आ रहा है? इस तरीके से बेस पेयरिंग हो रही है। ये देखो मैंने आपको बताया था पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर, ये येलो में फॉस्फेट ग्रुप बताया, फॉस्फोरिक एसिड बनाया है, ये नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग है। ये जो है नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग, ये दूसरा पेंटोज शुगर, ये उल्टा है। इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग हो रही है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये था। ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल बोलते हैं डीएनए का। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक नाम के मॉडल ने डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम। डिस्टेंस याद रखो, पेयरिंग याद रखो। प्यूरिन्स पिरिमिडिन के साथ बाइंड करते हैं, ए टी के साथ, जी सी के साथ। ए टी के बीच में 2 बॉन्ड, जी सी के बीच में 3 बॉन्ड। ओके, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है, तभी आगे की चीजें समझ आएंगी और इजी भी है याद रखना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। मैंने डीएनए तो बता दिया, आरएनए के बारे में ब्रीफ आइडिया दी। डीएनए और आरएनए में फर्क क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड है। स्ट्रक्चर के अंदर देखे जाए तो जो पेंटोज शुगर में आपको बताया था, ये 5 कार्बन का यहाँ पे शुगर था, उसके सेकेंड कार्बन के ऊपर OH था। अगर ये OH निकल जाए तो डीऑक्सीराइबोस बन जाएगा, और अगर सपोज ये O नहीं निकला और ये O जैसे कि वैसे रहा, OH प्रेजेंट रहा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा, तो सेकेंड पोजीशन पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो उसे हम राइबोस शुगर बोलते हैं। अगर ये नहीं प्रेजेंट है तो उसे हम डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। तो आरएनए में फर्क क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो उसे हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और ऑक्सीजन नहीं है तो उसके आगे डीऑक्सी लग जाता है, तो फिर डीऑक्सीराइबोस हो जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है आरएनए में, थायमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है, और एडेनिन के साथ में यूरासिल बाइंड होता है थायमिन नहीं होने की वजह से। ये 2 मेन डिफरेंस थे, बाकी भी बहुत सारे डिफरेंस है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, इसके अंदर बेस पेयरिंग होती है, लेकिन आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कई जगह पे उसके अंदर पेयरिंग हो सकती है बस, बाकी टाइम पे आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जहां पे लूप फॉर्म हो रहा है वहां पे पेयरिंग हो जाती है, वरना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है, और इसमें राइबोस शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर नहीं होती है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये डिफरेंस है, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, इसके 3 टाइप है दोस्तों, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेज कैरी करने वाला। ये किससे बना होता है? डीएनए से। डीएनए की कॉपी बनती है जिसके ऊपर कोड्स प्रेजेंट होते हैं, इसी से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनाने के लिए जो मैसेज चाहिए, जो कोड चाहिए, वो एमआरएनए कैरी करता है। 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अभी भी नहीं समझ आ रहा तो एक बार 9th स्टैंडर्ड का रिवीजन कर लीजिए, फिर भी नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए है, जो कि डीएनए से मैसेज कैरी कर रहा है प्रोटीन बनाने के लिए, और इसके ऊपर कोड्स प्रेजेंट है। ये कोड क्या है? कुछ भी नहीं, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड देखे हमने, एजीसीटी, और आरएनए के प्रेजेंट में टी की जगह पे यू रहेगा, यूरासिल रहेगा, तो वही सीक्वेंस है। जैसे कि ए जी सी टी तो रहेंगे
बनेगा नहीं आरएनए ए जी यू, उसके बाद में जी ए यू सी ए, इस टाइप की सीक्वेंस है, यही कोड है बस न्यूक्लियोटाइड की। इसी को, यही कोड को जो कैरी कर रहा है आरएनए, उसको हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ठीक है। और इसी कोड से प्रोटीन बनेगा। वो कैसे बनेगा हम देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अभी सिर्फ यही याद रखिए कि मैसेज कैरी करता है प्रोटीन बनाने का आरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। राइबोसोमल आरएनए क्यों? क्योंकि ये राइबोसोम का एक कंपोनेंट होता है। राइबोसोम इसी का बना होता है और राइबोसोम जो है हमें प्रोटीन बनाने में मदद करता है, तो इसीलिए हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। और आखिरी वाला टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है? ये कोड है मैसेंजर आरएनए का, ये एंटीकोड लाता है, ठीक, एंटीकोडॉन बोलते हैं जिसे, एंटीकोड लाता है और इसके साथ बाइंड कर देता है। इसके ऊपर जो कोड है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री, उसी के साथ जो मैच होने वाला कोड है। जैसे अगर सपोज यहाँ पे एडेनिन है तो ये यूरासिल लेके आएगा, तो यूरासिल इससे बाइंड हो जाएगा, मैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे समझ लो ग्वानिन है तो ये साइटोसिन लेके आएगा, समझ आ रहा है। फिर से यहाँ पे सपोज साइटोसिन है तो ये ग्वानिन लेके आएगा, तो ये दोनों के बीच में पेयरिंग हो जाएगी। ये कोडॉन, ये कोड और ये एंटीकोड मैच होने के बाद में साथ में ये अमाइनो एसिड कैरी करता है, और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को ही हम प्रोटीन बोलते हैं। हम लंबी चेन है अमाइनो एसिड की, उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा डिटेल के अंदर बताया गया है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में। आप बस ये ब्रीफ आइडिया देख लीजिए कि स्ट्रक्चर टाइप के आरएनए के, एमआरएनए मैसेज कैरी कर रहा है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का कंपोनेंट है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ट्रांसफर आरएनए साथ में अमाइनो एसिड कैरी कर रहा है, अमाइनो एसिड को एमआरएनए के साथ मैच करके ज्वाइन करता है, ठीक है। ये था टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में, कैसे होती है प्रोसेस आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन, पिछले क्लासेस में आपने जो पढ़ा है उसके बारे में। जो इस चैप्टर को लगने वाली चीजें थी वो मैंने आपको बेस क्लियर करवा दिया। अब हम प्रॉपर चैप्टर को शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हमारा दोस्तों पहला टॉपिक है हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस। हेरिडिटी में बताया था आपको, कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, हेरिडिटी चेंजेस जिसे बोलते हैं, जिसे वेरिएशन बोलते हैं, उसके बारे में भी बताया। वो क्यों होते हैं वो देखेंगे। You know that heredity is the transfer of biological character from one generation to other generation via genes. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं जीन्स के जरिए, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो जीन्स क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल। जीन काय का बना है? डीएनए का। तो डीएनए क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, काम का सेगमेंट है डीएनए का। जीन भी डीएनए ही है, लेकिन काम का डीएनए को हम जीन बोलते हैं, ठीक है। और यही जीन हेरिडिटी मटेरियल जो है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा है, उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। जॉन ग्रीगोर मेंडल इज पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आपने मेंडल सर के बारे में पढ़ा ही होगा। मेंडल सर जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। मेंडल सर ने पी प्लांट के ऊपर काम किया था, अपने लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे बोलते हैं, वो सब सर ने दिए थे। आपने पिछले क्लास में पढ़ा ही है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही है। पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट क्रॉसेस बनाए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, कुछ याद आ रहा है आपको? डोमिनेंट क्या हो, डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ठीक है। तो वहीं से मेंडल सर की जो एक्सपेरिमेंट थी वहीं से शुरुआत हुई थी जेनेटिक्स की, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। Around the period of 1866, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about heredity. 1866 में उन्होंने काम शुरू किया था, बहुत लंबा समय लगा उन्हें समझने में कि हेरिडिटी चेंजेस कैसे हो रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके एक्सपेरिमेंट जो किए थे पी प्लांट के अंदर, आपको याद आ रहा होगा, तो उसका कंक्लूजन, उसका आउटकम निकालने में उन्हें काफी टाइम लग गया। In 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries. 1901 में ह्यूगो डे व्रिस, ये भी बहुत पायनियरिंग साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ म्यूटेशनल थ्योरी। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों?
अभी आपको समझ में आ गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है। डीएनए के अंदर सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, AGCT ऐसे रैंडम सीक्वेंस है, AATG AATCC ऐसे सीक्वेंस आते जाएंगे, उसी का डीएनए बना है। वो सीक्वेंस के अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे AGTAGGCTA प्रेजेंट है, ये सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस आ गए। चेंजेस का मतलब क्या है, यहाँ पे AG, ये T की जगह पे AG आ गया और ये A की जगह पे T आ गया। फिर GGCTA कांस्टेंट है, ये दो पोजीशन के ऊपर चेंजेस हो गए। इसका मतलब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब यही है, जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का उसके अंदर चेंजेस आ गए डीएनए में, तो उसे म्यूटेशन बोल सकते। म्यूटेशन एक न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकता है, दो न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकता है, दो से ज्यादा में, इतने पूरे पार्ट में भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो में हो या एक न्यूक्लियोटाइड में हो, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकता है। अगर एक में भी हो रहा है तो भी हम उसे म्यूटेशन बोलेंगे। तो इन म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी दी थी ह्यूगर ड्यूडिश ने कि इसके डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं टाइम के साथ, उससे म्यूटेशन हो रहा है और उसी से इवोल्यूशन हो रहा है। तो ये चीज कब दी थी, 1901 में ह्यूगर ड्यूडिश ने, और यही चीज को म्यूटेशनल थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। चेंजेस किसके वजह से आ रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से आ रहे हैं, और इन चेंजेस की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, यही ह्यूगर ड्यूडिश ने बोला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed a paired chromosome in the cell of grasshopper. Until then, it was not known to anyone. 1901 के अंदर ह्यूगर ड्यूडिश सर ने म्यूटेशनल थ्योरीज दे दी। 1902 में, एक साल बाद में, वॉल्टर और सूटन, ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार क्रोमोसोम ऑब्जर्व किया। क्रोमोसोम मैंने आपको बताया क्या होता है, तो क्रोमोसोम ऑब्जर्व किया पहली बार। पेयर, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है, ठीक है। पेयर में जब क्रोमोसोम होते हैं, जब डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड के होता है, वो सब आप पढ़ोगे ही या फिर आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्रोमोसोम ह्यूमंस के अंदर पेयरिंग में होता है, ठीक है। तो पेयर में जब क्रोमोसोम होता है, वो ऑब्जर्व किया वॉल्टर और सूटन ने, किसके अंदर, ग्रास हॉपर के अंदर। ग्रास हॉपर के अंदर क्रोमोसोम ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम 1902 में, किसने, वॉल्टर और सूटन ने। उसके पहले तक के क्रोमोसोम क्या होता है किसी को पता नहीं था। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया 1902 में वॉल्टर और सूटन नाम के साइंटिस्ट ने। क्रोमोसोम किसके सेल में, ग्रास हॉपर के सेल में पहली बार क्रोमोसोम ऑब्जर्व किया गया। अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosome. Through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, Maclean McCarthy and Colin McLeod proved that except viruses, all living organisms have DNA as a genetic material. बाद में हमें पता चल गया कि क्रोमोसोम पता चल गए, जीन्स पता चल गए। जीन पता चल चुके थे लेकिन उसका नेचर पता नहीं था। कुछ पास ऑन हो रहा है, उसको हमने जीन नाम दे दिया। क्रोमोसोम देख लिए, लेकिन वो डीएनए है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, ये बायोमोलिक्यूल्स है दोस्तों। ये है क्या है एग्जैक्टली वो नहीं पता था। न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए और आरएनए है, या फिर प्रोटीन है। तो जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली है क्या वो पता नहीं चल रहा था। क्रोमोसोम के जरिए पास ऑन हो रहा है ये पता चल चुका था, जीन्स प्रेजेंट होते ये पता चल चुका था, लेकिन जीन बनेगा कि ये पता नहीं चल चुका था। तो 1944 में तीन साइंटिस्ट, ट्रायो मतलब तीन साइंटिस्ट ने काम किया। उनका नाम था ऑस्वर्ड एवरी। याद रखने के लिए सिर्फ एवरी भी याद रखे काफी रहेगा। मैकलिन मैककार्टी याद रखो, कोलिन मैक्लियोड। तो एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड, ये तीन साइंटिस्ट। पूरा नाम नहीं याद रहता तो ये एवरी, मैककार्टी, मैक्लियोड याद रखो, आखिरी नाम याद रखो, सरनेम याद रखो। इन तीन साइंटिस्ट ने काम किया, रिसर्च किया, और उसके बाद में उन्होंने बताया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरसेस, वायरसेस के अंदर डीएनए भी होता है, कुछ वायरसेस में आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने प्रूव किया था। तब तक हमें पता नहीं था जेनेटिक मटेरियल एग्जैक्टली है क्या। क्रोमोसोम के जरिए कैरी हो रहा है, पास ऑन हो रहा है वो पता है, लेकिन है क्या वो पता नहीं था। इन तीनों साइंटिस्ट में 1944 में बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है।
इसके पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, इनके बाद में भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, हर्शी चेज ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन इनसे ऑस्वाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्टी एंड कॉलिन मैकलियोड ने प्रूव कर दिया था। ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था, अगर नहीं याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। In 1961, French geneticists Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. तो दोस्तों फ्रांसोइस जैकब और जैक मोनॉड ये साइंटिस्ट के ना प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल प्रपोज किया डीएनए से। डीएनए से प्रोटीन बनता कैसे ये बताया। हम अगले वीडियो में देखने वाले कि डीएनए से प्रोटीन बनता कैसे। डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से, और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, ट्रांसलेशन से। ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा भी बोला जाता है। ये पूरी प्रोसेस को, डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन बोला जाता है। ये फर्स्ट बैक्टीरियल सेल में ऑब्जर्व किया था फ्रांसिस जेकब और जैक मोनार्ड ने इन 1961, इस ईयर याद रखना। साथ ही साथ ये प्रोसेस हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं। इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन डीएनए। ये प्रोसेस से पता चला कि डीएनए में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिससे प्रोटीन बन रहा है। डीएनए में जो कोड है वो उससे प्रोटीन कैसे बन रहा है वो पता चला, ठीक है। Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged with the vast scope in the field of genetic engineering. तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक आरडीटी बोला जाता है, एक टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिससे आज बहुत अच्छी चीजें हो रही है, जैसे कि वैक्सीन बोलो। वैक्सीन आरडीटी से बनती है। आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती है वैक्सीन। उसके साथ में आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स आ रहे हैं जिसे जीएम क्रॉप बोलते हैं, वो भी आरडीटी से बनते हैं। उसके बाद में काफी सारी डिसीजेस जो है वो आरडीटी से डिटेक्ट होती है, वैक्सीन बनती है। जीन थेरेपी, ये एक थेरेपी है डिसीज क्योर करने के लिए, जेनेटिक डिसीज क्योर करने के लिए जो थेरेपी यूज होती है उसे जीन थेरेपी बोलता है, वो भी आरडीटी से होती है। आरडीटी एक टेक्नोलॉजी दोस्तों जिसके ये यहां से शुरुआत हुई थी। इसके फायदे बहुत सारे हैं। आज वैक्सीन जो कोरोना के ऊपर जो रिसर्च चल रहा है वो भी आरडीटी से चल रहा है। जो भी रिजल्ट आएगा वैक्सीन के अंदर उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही यूज होंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं प्लांट्स को ताकि वो बेटर ईल्ड दे, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करे क्रॉप का, या फिर बीमारी से बचे रहे। जो प्लांट्स के ऊपर बीमारी होती है, डिसीज लग जाती है, कीड़े लगते हैं, उससे बचने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज होते हैं, वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से होता है। उसके बाद में डिसीजेस जो होती है चेक करने के लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है। टेस्टिंग के अंदर जीन थेरेपी, डिसीज को क्योर करने के लिए भी काम आता है, जेनेटिक डिसीज को, वो उसके अंदर भी आरडीटी लगता है। या फिर इंसुलिन जो लेते हैं, अभी इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी जो उनको जो इंसुलिन मिल रहा है मार्केट में उसका भी प्रोडक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हो रहा है। तो बहुत सारे उसके फायदे। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, यहीं से हुई थी जब हमें पता चला कि डीएनए से प्रोटीन बनते कैसे है। ठीक है, बहुत वास्ट फील्ड है दोस्तों और करने के लिए बहुत कुछ है इस स्ट्रीम में। आपको नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैं आपको इसके एप्लीकेशन बता दिया आरडीटी के। मैं प्रोसेस तो बता नहीं सकता क्योंकि बहुत डिटेल में हो। आई होप आपको एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी, उसकी यूजेस क्या है। अब आगे देखते हैं। द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। दोस्तों यही जेनेटिक्स का एप्लीकेशन बताया कि जेनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो, क्या काम में आएगा। सबसे पहले डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब बीमारी डिटेक्ट करने में जेनेटिक्स यूज होता है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट, जेनेटिक डिसीज भी हुए तो उसको ट्रीट करने में, मैंने आपको बताया जीन थेरेपी में यूज होता है। प्रिवेंशन भी कर सकते हैं हम हेरिडिटी डिसऑर्डर का। ये जो साइंस है हेरिडिटी का जिसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स क्या है,
स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को हेरिडिटी बोलते हैं और उसके अंदर चेंजेस आने को वेरिएशन बोलते हैं। इन्हीं की स्टडी को जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, मैंने बैचलर्स जेनेटिक्स में किया है। तो जेनेटिक्स किस लिए यूजफुल है? डायग्नोसिस, बीमारी चेक करने में, टेस्टिंग में, उसको ट्रीट करने में, उसे प्रिवेंट करने में। हाइब्रिड का नाम तो सुना ही होगा आपने, काफी सारे हाइब्रिड क्रॉप्स आ रहे हैं आजकल, हाइब्रिड एनिमल्स भी आ रहे हैं, कुत्तों की वैरायटी भी काफी चेंज हो गई, गाय अभी हाइब्रिड आ रही है, ज्यादा दूध देती है, प्लांट्स हाइब्रिड आ रहे हैं, ज्यादा क्रॉप देते हैं, ज्यादा ईल्ड देते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। तो ये भी जेनेटिक्स की वजह से पॉसिबल हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में माइक्रोब्स यूज होते हैं। दोस्तों माइक्रोब का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि अगर आप कर्ड ले लो, कर्ड भी जो बन रहा है दूध से, वो माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है। काफी सारी चीजों में माइक्रोब यूज होता है। माइक्रोबायोलॉजी की काफी एप्लीकेशन है फूड के अंदर। अभी काफी सारे माइक्रोब यूज किए जाते हैं डेयरी के अंदर, पनीर, कर्ड, योगर्ट वगैरह सब बनाने के अंदर माइक्रोब का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये सब जो है साइंस ऑफ हेरिडिटी, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं, इसी सब चीजों की वजह से इतनी सारी चीजें पॉसिबल हुई है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने देखा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। चैप्टर की शुरुआत की, इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद में हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, आरएनए के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी की शुरुआत की। एंड अब अगले वीडियो के अंदर हम प्रोसेस देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। पहला वीडियो 10th स्टैंडर्ड का, आप कमेंट करके डेफिनेटली बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको इस टाइप नहीं चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए, प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। आपकी फीडबैक बहुत जरूरी है। आपकी लाइक्स देते रहिए, मुझे आपका प्यार बनाए रखिए। अगर आपका प्यार बना रहेगा तो इसी तरीके से आगे के चैप्टर्स आते रहेंगे और आपको बायो पढ़ने में या फिर साइंस 2 के कोई भी चैप्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पवन वाक एकेडमी एंड आप आपका प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।